जय हिंद दोस्त, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जो नया कल्चर आया है देश के अंदर कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आया है, तो क्या पार्टनर पर या उनके परिवार वालों पर वही धारा लगेगी जो एक पति या ससुराल वालों पर लगेगी। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आई है इसके लिए किस तरीके से, सुनने में थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया है। किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से एक आम नागरिक को प्रभावित करने वाली है। जवाब है हाँ। अब ये फैसला पूरी तरीके से रिलेशनशिप में रहने वाले उन बच्चे बच्चियों या जो वो अपने हर एक फैसला लेने वाले बालक बालिका जो लाखों उन कपल्स को सीधे प्रभावित करने वाली है जो शादी के बिना साथ रह रहे हैं, खासकर शहरों में। तो इस पूरी कहानी में जो शहर में एक रिलेशनशिप का कल्चर चला है जिसको आजकल पश्चिमी कल्चर बोलते हैं, हम इसी फैसलों को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। और मुख्य बात यह है कि इस जो पूरा फंक्शन, जो ये पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से देश में फैल रही है, जिस तरीके से संवैधानिक रूप से इसका अपना एक स्वरूप बनता जा रहा है, तो आज हम जानेंगे कि आईपीसी धारा सेक्शन 498A, ये नई धारा जो जोड़ी गई है संविधान में, तो आईपीसी की सेक्शन धारा 498A आखिर है क्या, तो और अब तक इस पर लागू क्या होता है, अब तक के ये किस पर लागू होना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस किस केस के तहत किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को सामने लाया है और किस आधार पर इसका दायरा बढ़ाया है, इस पूरे फैसले को समझेंगे। और उससे ज्यादा इस फैसले में जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बालक बालिका हैं उनके लिए और उनके परिवारों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी मुख्य बात है। और चार सवाल ये है कि एक सवाल, चार सवाल बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति का भी परिवर्तन हो रहा है, इसका जवाब आने वाले समय में अदालतों को देना पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल नई कहानी के साथ, किस तरीके से इस प्रोजेक्शन में सुप्रीम कोर्ट नई गाइडलाइन के आधार पर किस तरीके से पति को जो आधार मिलता है उसी आधार पे अब जो है रिलेशनशिप में रहने वाले जो व्यक्ति के ऊपर कानून लागू होता है वही उनके साथ भी लागू होने जा रहा है। तो देखिए 498 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के लाखों घरों में बहुत भारी शब्द है, इसका अपना एक वजन है। इस इंडियन पेनल कोड आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा 498A कहती है कि अगर किसी महिला के साथ उसका पति या पति के रिश्तेदार क्रूरता करते हैं, चाहे शारीरिक प्रताड़ना हो, मानसिक प्रताड़ना हो, दहेज की मांग हो या धमकी हो, उन सारे आईपीसी के धाराओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के अनुसार उन पर आपराधिक मामला चल सकता है, सजा का प्रावधान है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। समय बदल रहा है, समय के साथ आप अपने आप को बदल लीजिए, वक्त के साथ जज्बात बदलते हैं और प्यार बढ़ रहा है। जिस हिसाब से हिंदुस्तान में प्यार बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि धरती ज्यादा दिन तक अब चल नहीं पाएगी। वही गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, किस तरीके से एक बेचारे को तीसरे आदमी को फंसा दे रहे हैं। अब तक ये धारा सिर्फ शादीशुदा रिश्तों पर लागू होती थी, लेकिन अब नया कानून आया है कि शादीशुदा के साथ साथ अगर कानूनी शादी नहीं हुई है तो 498A लागू नहीं होती थी। अभी तक का ये प्रावधान था, अभी तक ये कानून हर व्यक्ति पे लागू नहीं होता था। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के लिए एक अलग कानून अब ये आ चुका है। अलग कानून के तहत डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट 2005, डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट 2005 के तहत ये पूरी प्रक्रिया चलती थी, लेकिन अब नया कानून आया है 498A। जितनी सख्त आपराधिक कार्रवाई पहले नहीं होती थी, सख्त आपराधिक कार्रवाई नहीं होना यानी एक साफ लाइन थी, शादी हुई है तभी कानूनी कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन अब ये नियम 498A, सिर्फ साथ रह रहे तो अलग कानून, अगर साथ नहीं रह रहे तो अलग कानून। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यही लाइन अपने आधारभूत तरीके से बदल दी है, उसका नया कानून, नया नियम किस तरीके से अब ये सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहेगा, अब मामला शादी के आगे तक पहुंच चुका है, मतलब मामला शादी के आगे तक जा चुका है। सवाल यह है कि अगर कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, किस आधार पे किया, इसका क्या प्रमाण था, किस परिस्थिति में किया और समाज ने उसको ऐसा करने के लिए कोर्ट को क्यों प्रताड़ित किया या क्यों इस तरीके से इस घटनाओं को पहुंचाया। मुख्य सवाल है ये। सबसे अहम हिस्सा इस बात का है कि जस्टिस संजय करोल जिस तरीके से इस निर्णय को लेके आए हैं, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह की बेंच ने आज के भारत में खासकर शहरी इलाकों में लिव इन रिलेशनशिप अब कोई अपवाद नहीं रहा है, यह एक नॉर्मल प्रक्रिया बन चुका है। ये समाज की हकीकत है, लोग साथ रहते हैं, घर चलाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, आर्थिक रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं। तो मुख्य मुद्दा यही कि एक दूसरे पर जब निर्भर रहते हैं, भावनात्मक रूप से शादी जैसा रिश्ता निभाते हैं, तो बस एक सामान्य प्रक्रिया, कानूनी शादी का सर्टिफिकेट नहीं होता, बाकी वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो शादी के दौरान या शादी के बाद चीजें होती हैं। तो मतलब यह है कि कोर्ट ने सवाल पूछ लिया है, कोर्ट का ये अधिकार बनता है, कोर्ट समाज को देख रहा है, समाज की स्थिति और परिस्थिति और उसका आकलन हमेशा समय समय पर कोर्ट करता रहता है। समस्या इस बात की है कि वो जो कोर्ट में बैठा हुआ हमसे आपसे ज्यादा होशियार भी है। अगर रिश्ता व्यवहार में शादी जैसा है तो सिर्फ शादी का कागज नहीं होने की वजह
इससे एक महिला को कानूनी सुरक्षा से क्यों वंचित रखा जाए या क्यों उसको कानूनी सुरक्षा से बाहर रखा जाए। यही वो तर्क था, यही वो कहानी थी जिसके आधार पर कोर्ट ने 498 498 ए का दायरा अब थोड़ा दूर तक उसकी लकीर को बढ़ा दिया है। दूर तक नहीं बढ़ाया, उस लकीर को हिंद महासागर तक लेके जा चुके हैं जज साहब। मतलब अब आप समझिए कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी करेंगे तो उसकी लकीर इतनी लंबी हो चुकी है कि आप अब लिव इन पार्टनर और उसके रिश्तेदारों तक भी मामला बढ़ सकता है। मतलब अगर आप शादीशुदा थे तब तक तो ये कानून लागू होता था, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी अब आप पे ये कानून लागू होगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अब हर लिव इन रिलेशनशिप अपने आप में शादी मानी जाएगी। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, दोनों की डिफरेंस की कहानी को समझेंगे। जज साहब ने ये नहीं कहा है कि हर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली व्यक्ति को शादी मानी जाएगी। शादी माना जाना ना माना जाना ये दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा, कानून की व्याख्या समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से ही चलती है और कानून की व्याख्या, कानून का सिस्टम, कानून का जो पंचनामा है वो सिर्फ इसी आधार पे होगा कि अगर कोर्ट को जरूरत पड़ती है तो समय समय पे वो अपनी व्याख्याओं को बदलते रहते। जब 498 बना था तब भारत में लिव इन रिलेशनशिप बहुत कम था, या आप ये कहें कि ना के बराबर था। समाज में परिवर्तन आया, समाज की सोच बदली, समाज की कहानी बदली, लेकिन आज बड़े शहरों में लाखों लोग बिना शादी के साथ रह रहे हैं। जब तक एक दूसरे को समझ पाते हैं, जब तक एक दूसरे को जान पाते हैं, तब तक उम्र निकल जाती है, तब तक फिर उसके बाद रोड पे भटकते हैं। फिर रोड पे भटकने की कहानी आपको इस समय आप चले जाएंगे इलाहाबाद, पटना या भोपाल, जबलपुर, या आप जो है लखनऊ या फिर आप जयपुर, इन हाई कोर्टों में आप जाके कहानी देख सकते हैं। तो कहानी वहीं अटकी रह जाए, इससे आगे है जहां 1980 का भारत था तो न्याय अधूरा रह जाता था उस दौर में। इसीलिए अगर कोई महिला ऐसे रिश्तों में आती है, क्रूरता झेलती है, तो उसे भी वही कानूनी सुरक्षा, वही कानूनी अधिकार मिलना चाहिए जो एक आम नागरिक को आम सुरक्षा के साथ दी जा रही है। ये कहना है जज साहब का। लेकिन जो एक शादीशुदा महिला को मिलता है वही अधिकार आप रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को दे रहे हैं। तो जज साहब का कहना है कि इस कानून को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार समय समय पे, अब देखिए शादी की उम्र भी बढ़ी चुकी है, कहानी आगे बढ़ती जा रही है, समाज परिवर्तन का नया स्वरूप लिया हुआ है। तो अब यहाँ एक और बात जो शायद हेडलाइन में कम दिखाई गई है, 498 ए को लेकर पहले से एक बड़ी बहस चल रही थी, और पहले जो एक बड़ी बहस चल रही थी तो उस कहानी में एक बड़ी बहस इस बात का भी है कि उसके दुरुपयोग की कहानी कई बार सामने निकल के आती है, क्योंकि कानूनी रूप से कई बार इन सब चीजों का दुरुपयोग हो जाता है, और जब दुरुपयोग होने लगता है तो विषय बदल जाता है। तो कई मामलों में गलत शिकायतों का आरोप लगता है। गलत शिकायतों के साथ साथ इसी वजह से 2014 में जिस प्रकार से अर्नेश कुमार केस में, अर्नेश कुमार का केस आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ शिकायत मिलते ही सीधी कार्रवाई नहीं होगी, यानी सीधी कार्रवाई से पहले इस पूरी प्रक्रिया को बदला जाएगा, पूरी कहानी को समझा जाएगा, उसके बाद ही हम प्रारंभिक जांच होने के बाद ही हम इस पे कोई केस, कोई कार्रवाई, कोई भुगतान कर पाएंगे। तो 498 का दायरा लिव इन रिलेशनशिप तक बढ़ाया गया। तो साथ में ये भी साफ कर दिया गया था, इस पे भी एक कहानी निकल के आई थी, गिरफ्तारी से जुड़े यही सुरक्षा नियम आम नागरिक तक तो पहुंचे, यहाँ भी ये चीज लागू होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा गाइडलाइन दिया, सुप्रीम कोर्ट की कहानी है, बिना जांच सीधी गिरफ्तारी। मतलब आप समझिए कि अगर जांच पड़ताल के बाद एक गिरफ्तारी होती है तो उसका कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कानून, नियम, संविधान निकलता है, लेकिन बिना जांच के ही अगर कानूनी गिरफ्तारी हो रही है तो यह कुछ ना कुछ अपने आप में गंभीर मसला है, चाहे मामला शादी का हो या लिव इन रिलेशनशिप का हो। अगर अब बात करते हैं असली जिंदगी की, तो अगर इस पूरे केस में, इस पूरी स्टडी में अगर आप रियल लाइफ की बात करेंगे, कानूनी लाइफ की बात करेंगे, तो एक कपल जिस तरीके से 2 या 3 से 4 साल 5 साल रहता है साथ में, शादी नहीं हुई है या शादी की कहानी आगे नहीं बढ़ पा रही है या शादी की ऐसी कोई व्यवस्था है, तो शादी अगर नहीं हुई है लेकिन घर एक है, व्यवस्था एक है, नियम एक है, खर्चे एक है, साथ चलते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, इस रिश्ते को जानते हैं, तो इस कहानी में अब ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि अब ये कोर्ट की नजर में, क्योंकि उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, क्योंकि आप जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं कोई ना कोई तो साक्ष्य होगा ही आपके पास। ऐसे रिश्ते में महिला को पार्टनर या उसके परिवार से मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार के प्रताड़ना से सुरक्षित रखने के लिए यह कानून लाया गया है। समस्या इस बात का है कि क्रूरता झेलनी पड़े, इससे अच्छा है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी। समय जागरूक हुए, जितना ही लोग जागरूक हुए, जैसे ही लोग जागरूक हुए हैं, उस जितना लोग जागरूक है उतना रोड पे आ गए हैं, ठीक है। तो यही बात मुख्य है कि जैसे ही लोग जागरूक होता जा रहा है, रोड पे आता जा रहा है, ठीक है। तो 498 ए के तहत भी केस दर्ज कर सकने की ताकत किसको दी गई? महिला को दी गई। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत यह मामला सीमित नहीं रखा गया है, इसको दायरा इसका बढ़ाया गया है। लेकिन एक बात याद रखने योग्य है, हर रिलेशनशिप अपने आप में 498 ए के दायरे में नहीं आएगा, ये जज साहब का कहना है। कहानी को थोड़ी लंबी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब के प्रताड़ित न किया जाए।
कोर्ट हर मामले को अलग अलग देखेगा, कोर्ट हर मामले को अलग तरीके से डिफाइन भी करेगा। अभी आप देख रहे हैं, अभी नई गाइडलाइन के हिसाब से नया संविधान संशोधन के अनुसार अब लोग विधान ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर अब 38 कर दी गई है। क्या वो वास्तव में शादी जैसा था जो रिलेशनशिप था? तो बिल्कुल, अब उसको शादी का दर्जा दे दिया गया है। मतलब आप रिलेशनशिप में हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जज साहब यह फैसला कर रहे हैं कि जब आप सब खा बैठ रहे ही हैं तो फिर उसको आप शादी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते। मतलब जज साहब का कहना है कि आप देश में आग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना प्यार करिए, नाश कर दीजिए हिंदुस्तान को, वही चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला सही दिशा में है या इसमें कुछ खतरे की घंटी भी है? खतरे ही खतरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ आदमी मारा जाता है, इसके अलावा तो हमने आज तक कोई खास निष्कर्ष निकलते हुए नहीं देखा है। ठीक है, दोनों पक्ष एक दूसरे को बाल पकड़ के पीट रहे हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों पक्षों का अपना पक्ष होता है और दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में अड़िग रहते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इसका कोई जज साहब से भी लेना देना नहीं है। इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं या आप असमर्थ हैं, दोनों का आपका अपना फैसला है। अगर रिश्ता शादी जैसा है तो महिला को समान सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, यह कहना है जज साहब का। आगे क्या होगा ये जज साहब निर्धारित करेंगे। किस तरीके से मेट्रोपॉलिटन सिटी में या बड़े बड़े शहरों में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्रूरता एक आम नागरिक के लिए आम जीवन से शादी को देखकर नहीं होती है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कुछ कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की कोई तय कानूनी परिभाषा नहीं है और होगी भी कैसे, उसका कोई आधार नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं। कितने महीने साथ रहना है, काफी होगा कि नहीं होगा, कब हट जाएंगे कब साथ रहेंगे, इसका कोई तरीका कोई नियम कानून। लेकिन ऐसा कुछ राज्यों में जैसे उत्तराखंड राज्य है या गुजरात राज्य है, वहां पे ऐसा कानून आया है कि अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या शादी आप नहीं चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि चीज हमारे आगे बच्चे हो जाएं, तो तमाम ऐसे कानूनों के लिए सरकारें प्रावधान लेके आ रही हैं। लेकिन अगर ये सीमाएं स्पष्ट नहीं हुई, मेन बात है सीमा का स्पष्ट होना। अगर सीमा स्पष्ट हो जाती है तो उसके लिए आप सजा का प्रावधान कर सकते हैं। यहाँ पे सीमा स्पष्ट नहीं है तो कुछ दुरुपयोग की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। यानी ये फैसला बहस का अंत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शोषण का है। एक तरीके से मनोरंजन बना रखे हैं इसको, समय है उनके पास अपना करें, लेकिन देश को तबाह न करें, व्यक्ति को तबाह न करें। और उम्मीद है कि जज साहब को भी परेशान न करें। जज साहब ऐसे मुकदमे सुनते सुनते जज साहब उठ चुके हैं, वो खुद इस तरीके के फैसले दे रहे हैं कि जज साहब उसकी व्याख्या क्या, संविधान में उसकी व्याख्या अब नहीं कर पा रहा है। जज साहब खुद परेशान है कि साला तुम लोग कोई काम धाम नहीं, बस लेके बड़ी बड़ी तस्वीरें लेके चलाता है। तो भारत की तस्वीर जिस हिसाब से बदल रही है, पिछले 15 से 20 सालों में लिव इन रिलेशनशिप पहले की तुलना में काफी सामान्य हुआ है। और जब समाज बदलता है, कहानी बदलती है, देश बदलता है, अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी बदलती है, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस इस तरीके से निकल के आई है। मसला यही है कि जब कानून को समय के साथ चलना पड़ता है, कानून समय के साथ चल रहा है लेकिन समय कानून के साथ नहीं चल रहा है, दोनों में बड़ा डिफरेंस हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई फैसलों में कह चुका है, कानून की व्याख्या समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से ही होना चाहिए, समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार ही कानून होना चाहिए। ये कानून की एक अपनी व्याख्या है, कानून की अपनी ये नियत है जिस आधार पे ये आधार पूरा व्याख्या चल रहा है। लेकिन ये फैसला अलग थलग नहीं होना चाहिए। अलग थलग होने का मुख्य आधार है कि भारतीय कानून के बदले दृष्टिकोण का एक हिस्सा ये भी है कि समय, परिवर्तन और समाज तीनों को हम साथ में लेके चलेंगे। लेकिन मसला यही है कि कोर्ट जिस प्रकार से देख रहे हैं, विदाउट किसी भी प्रकार का अरेस्ट के लिए जो प्रावधान दिया गया है, अगर आप किसी भी तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें फंसते हैं तो ये आपके लिए थाना बनाया गया है, आपके लिए हथकड़ी है। धीमे से जज साहब ऑर्डर देंगे, यहाँ आप जो है सीधा 1 मिनट में अंदर हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि कानूनी पेश में नहीं फंसना है। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि अब 498 सिर्फ शादीशुदा रिश्तों तक सीमित नहीं रह गया है, मामला उससे आगे जा चुका है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप वास्तव में शादी जैसी किसी प्रक्रिया में आप रह रहे हैं, शादी जैसे किसी व्यवधान में आप फंसे हुए हैं, तो आप उसको अपने आप बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो आपको थाने के अंदर जज साहब आराम से पहुंचा देंगे। तो शादी जैसी उसमें कोई क्रूरता, कोई भिन्नता, किसी प्रकार के अव्यवहार करने की कोशिश नहीं करिएगा। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ जो भी आपका है मैटर, वो आप अपने तक रखिए, जज साहब को उससे दूर रखिए। जज साहब बहुत परेशान खुद हैं। जज साहब उस दिन भी यही बात बोले कि भैया हम थक चुके हैं, तुम लोगों के प्यार मोहब्बत के चक्कर में आग लगे, ऐसी प्यार मोहब्बत में। जज साहब एकदम परेशान है, जज साहब आतुर हैं, उन्होंने 498A बना दिया उसी में। ठीक है, एक मतलब इतना कानून बन गया, खुद ही थके हुए हैं। तो साथ ही साथ ये जो पूरा है, गिरफ्तारी से पहले जांच की सख्त प्रक्रिया पहले की तरह बरकरार रखने के लिए कोशिश की जाएगी, यानी सुरक्षा भी दी जाएगी और सावधानी भी बरतने की कोशिश इसमें जज साहब करेंगे। लेकिन ये आपका जो है ये हाउस है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप अपने हिसाब से चलिए, जीवन आपका है। लेकिन आपसे एक सवाल, देश का समाज, देश और देशवासी इस पूरे मसले में 498A के तहत समाज के पीछे जो कानून है और समाज के आगे जो कानून है, दोनों को ध्यान में रखते हुए जज साहब यही चाहते हैं
कि क्या कानून के पीछे समाज को नई दिशा दे रहा है या कानून इस तरीके से समाज को एक नई दिशा देने में अग्रसर है। इसका उत्तर आया कि हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से समाज बदल रहा है जरूर इससे नई गाइडलाइन के हिसाब से नए नए स्तर पे इस फैसले से महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और ज्यादा सुरक्षा के साथ साथ दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से दुरुपयोग की कहानी बदलती जा रही थी या बढ़ती जा रही थी, ये पूरा कहानी था। इस पूरी कहानी में एक बात जो मुख्य थी कि अगर आप कानून के खिलाफ या कानून के पक्ष या विपक्ष में जाएंगे तो मुख्य विषय यही होगा कि आपको, और दूसरी बात जज साहब ने यह भी कहा किसी भी तरीके का कानूनी पंचायत या सामाजिक पंचौरा नहीं होगा। जो भी फैसला होगा कोर्ट के हिसाब से होगा। अगर आपको पसंद आता है तो भी ठीक है, नहीं पसंद आता तो भी ठीक है। ये जो कोर्ट में जज साहब बैठे हैं हमसे आपसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। उन्हीं के हिसाब से कहानी बनेगी। तो कोई भी सामाजिक परंपरा, कोई भी समाज में पंचायत, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के द्वारा इसका निर्णय नहीं लिया जाएगा। इस पे पूरी तरीके से रोक है, क्योंकि आप देखते होंगे गांव समाज दुनिया में कहीं ऐसी घटनाएं होती है तो सामाजिक पंचायतें होती है, वो पंचायतों से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको पंचायत से दूर रखा गया है। कोई पंचायत करके इसका निर्णय नहीं निकाला जाएगा। इसलिए इस पे कोई संयुक्त परिवार जीवन की कहानी के हिसाब से जो ये निर्धारित होता है, इसी में सारा नाश होता है। ये जो कहानी है इसी में सारा नाश करता है यही कहानी। अगर यहाँ तक बात पहुंचेगी ये कहानी जीवन में नहीं बनेगी, इस बात को जान लीजिए। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपने मुद्दे को अपने तक ही हटा लीजिएगा, उसको आगे तक जाने ही ना पाए। नहीं, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा फिर आप समझ लीजिए कि आपका जीना इस जन्म में मुश्किल हो जाएगा। महत्वपूर्ण विषय यही था, जो ये लाइन थी कि अगर आपकी बात यहाँ तक पहुंची तो आपको जो है सामूहिक जिम्मेदारी से तो वंचित किया ही जाएगा, इस जन्म में महत्वपूर्ण विषय से आपको वंचित रखा जाएगा। जीने की स्वतंत्रता आपसे पूरी तरीके से छीन ली जाएगी। यही है सामाजिक दृष्टिकोण। इसको दो पहलू थे, एक तो डिबेट सेक्शन स्टार्ट है, दो पहलू है, एक तो आपका सपोर्ट है, एक तो है आपका कंसर्न। अगर आप सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों को, आप अपने दृष्टिकोण के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं या आप यह चाहते हैं कि आपका क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, वैसे भी आपका पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, आप नाराज भी हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं भी कानून पसंद आए तो भी आपको मानना है, तो इसमें आपके सहमति से जज साहब को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात रख दी जाती है कि क्या आप इस कानून से सहमत है, क्या आप इस कानून से सहमत है। अच्छा, दो बातें हैं कि अगर कानून तो लोकसभा में सांसद द्वारा या राज्यसभा में सांसदों द्वारा दोनों को मिला के पारित होता है, तो उसमें पब्लिक की, जनता की सहमति या सहमति से क्या लेना देना। वही जो वहाँ 545 लोग बैठे हैं वही उसको कानून बना देते हैं, वही उसको पारित कर देते हैं। तो फिर इसमें जनता की क्या सेवा है। जनता असहमत होगी भी तो असहमत होकर क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ समाज का परिवर्तन, ये पूरी प्रक्रिया, एक तरफ जज साहब के अपने विचार, दूसरी तरफ सामाजिक परिवर्तन, तीसरे तरफ समाज की आर्थिक स्थिति का बदलना और चौथे तरफ जो है नगरीकरण का होना। चारों तरफ से इकोनॉमी परिवर्तित हो रही। जैसे ही इकोनॉमी परिवर्तित होगी समाज परिवर्तन होगा, समाज परिवर्तित होगा तो देश, समाज और दुनिया के साथ साथ सबसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं पूरी तरीके से वो बदल रही हैं। तो यही मुख्य विषय है कि अगर चीजें बदलेंगी, सामान्य स्थिति परिस्थितियां बदलेंगी तो कहानी अपने आप चेंज होने लगेगी। जब कहानी चेंज होगी तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। यही मुख्य विषय होता है और यही इस पूरे सिस्टम की कहानी है। तो अगर देखिए पटना कोर्ट द्वारा किस प्रकार से इसका लीगल अटैचमेंट दिया गया है और किसी तरीके से जब भी परिवर्तन आता है समाज में तो आम नागरिक को प्रभावित ही करता है। लेकिन याद रखिएगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वो हमेशा अच्छा ही होता है, बस कुछ दिन बाद अच्छा लगता है, तत्काल में अच्छा नहीं लगता है। यह दृष्टिकोण रहा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का। जज साहब के इस दृष्टिकोण के साथ इसको पूरा लीगल तरीके से देखिए, पूरे लीगल तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, किस तरीके से इसको व्याख्यात किया जाएगा, किस तरीके से इसको प्रभावित किया जाएगा। आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है। और आपकी राय और आपके विचार के साथ साथ मुख्य विषय यह भी रहेगा कि आप ऐसे कानूनों में कोशिश करिएगा कि जीवन में नहीं फंसिएगा। हमारी तरफ से यही विचार है। इनसे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा सिवाय आपका आर्थिक, सामाजिक और जो सबसे चीज है आपकी शारीरिक जो शोषण होता है उसके सिवाय इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। ध्यान रखना है, सुरक्षित रहेंगे, आगे जाएंगे, इन सब चीजों में फंसेंगे, मारे जाएंगे। दो ही रास्ते हैं आपके पास, इसलिए कोशिश करिएगा। बाकी हिंदुस्तान जिधर जा रहा है उसकी अपनी दिशा है, उसकी गाइडलाइन है, उसकी व्यवस्था है, उसको जाने दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।